नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। नेपाल में हमेशा से राजशाही रही थी। 239 सालों तक नेपाल में राजशाही रही थी, यानी राजाओं वाला दौर रहा था और सारे फैसले राजा लेते थे और सब कुछ उसी तरीके से चलता था। लेकिन बीते 17 सालों से नेपाल में लोकतंत्र है और आप यकीन मानेंगे 17 सालों में 13 सरकारें बदल चुकी हैं। कायदे से 3 सरकार बदलनी चाहिए थी, लेकिन 13 सरकार बदल चुकी है। और सरकार वहाँ किस तरीके से बदलती है वो आपने अभी अभी देखा है, किस तरीके से तख्ता पलट हुआ है, इस्तीफा देना पड़ा और सरकार के बड़े नेता मंत्री सबको इस्तीफा देना पड़ा और देश छोड़कर कई लोग भाग गए हैं। लेकिन इसके पीछे का इतिहास आप जानते हैं कि कैसे पहले राजशाही थी, क्यों राजशाही को बदला गया, क्यों लोकतंत्र वापसी लोकतंत्र वहाँ पर आया, कैसे वहाँ पर प्रधानमंत्री का चुनाव किया गया, कैसे वहाँ लोगों ने अपने पसंद के नेता को चुना और उसके बावजूद भी वो उनसे संतुष्ट नहीं हुए और अब वापस फिर से राजशाही की मांग नेपाल की जनता कर रही है। दरअसल 2001 में लोकतंत्र आया था नेपाल में, चुनाव हुए थे, लोगों ने अपने पसंद का नेता चुना था, लेकिन इससे पहले राजशाही थी, यानी राजा वहाँ के थे, वही सारे फैसले लेते थे, वहीं पर तकदीर तस्वीर लोगों की बदली जाती थी। लेकिन 1 जून 2001 को ये राज परिवार, जहाँ पर एक डिनर पार्टी चल रही थी और इस डिनर में तब उस वक्त के राजा वीरेंद्र, उनकी पत्नी यानी रानी ऐश्वर्या और उनके परिवार के कुल 9 सदस्य जो थे उन्हें गोली मार दी गई थी और एक साथ राज परिवार को आप समझिए ख़त्म कर दिया गया था। और इस सामूहिक हत्याकांड का जो इल्ज़ाम था वो उनके बेटे क्राउन प्रिंस दीपेंद्र पर लगा था। जब इस पूरे मामले की जांच हुई तो इस मामले में क्राउन प्रिंस दीपेंद्र को ही अपराधी माना गया था और ऐसा करने के बाद, इन 9 लोगों को गोली मारने के बाद दीपेंद्र ने खुद को भी सिर में गोली मार ली थी, जिसके बाद वो कोमा में चले गए थे। अब राज परिवार का मुखिया, उनकी पत्नी और पूरा परिवार, 9 लोग इस परिवार के जिन्हें गोली मार दी गई थी और जिसने गोली मारी क्राउन प्रिंस दीपेंद्र ने, उसने खुद को भी मार लिया था, लेकिन वो कोमा में था। और ऐसे में क्योंकि राज परिवार का तो खात्मा हो चुका था, ये गद्दी जो थी ये दीपेंद्र को सौंपी गई। 3 दिन वो अस्पताल में रहा और 3 दिन तक वो नेपाल का राजा भी रहा, लेकिन 3 दिन के बाद उसकी मौत हो गई। और क्योंकि वहाँ राजशाही थी, राज परिवार का अंत हो चुका था, राजा वीरेंद्र की मौत हो चुकी थी, ऐसे में उनके भाई राजा ज्ञानेंद्र बने, यानी ज्ञानेंद्र को राजा चुना गया। चूँकि और कोई विकल्प नहीं था इसीलिए ज्ञानेंद्र को राजा चुना गया, क्योंकि वो राज परिवार के ही सदस्य थे और राजा वीरेंद्र के परिवार में कोई बचा नहीं था। राजा ज्ञानेंद्र को बहुत ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते थे, उनकी छवि इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन मजबूरी में और कोई ऑप्शन नहीं होते हुए उन्हें राजा चुना गया। 2001 में वीरेंद्र के भाई ज्ञानेंद्र राजा बने। राजा बनते ही ज्ञानेंद्र ने कुछ ऐसे फैसले लिए जो नेपाल की जनता को पसंद नहीं आए। कुछ ऐसे फैसले थे जो वहाँ की जनता पसंद नहीं कर रही थी और धीरे धीरे उनके प्रति लोगों का गुस्सा और बढ़ता गया। और इसी बीच जो माओइस्ट हैं, माओवादी हैं, उनकी एंट्री हो गई, माओवादी आंदोलन भी हुआ और कुछ फैसले जो उन्होंने लिए वो लोगों को पसंद नहीं आए। ऐसे में उनके खिलाफ गुस्सा लोगों का बढ़ता गया और 2008 में ये गुस्सा एक आंदोलन का रूप ले चुका था और लोगों ने कहा कि नहीं, अब ये राजशाही उन्हें नहीं चाहिए, क्योंकि राजशाही में लिए गए फैसले उनके हक में नहीं है, उनके हित में नहीं है। अब लोग बदलाव चाहते थे। 2001 में ये बदलाव हुआ भी, राजशाही का अंत हुआ और पहली बार वहाँ पर इलेक्शन हुए, चुनाव हुए, लोगों ने अपनी पसंद का नेता चुना। 2001 में वहाँ लोकतंत्र आया और 2001 से अब 2025 चल रहा है। इतने सालों से वहाँ पर लोकतंत्र है, लेकिन इन सालों में, इन कुछ ही सालों में 13 सरकारें जो हैं वो बदल चुकी है। 2008 में राजशाही के खत्म होने के बाद वहाँ के जो राजा ज्ञानेंद्र थे वो एक आम नागरिक की तरह रहने लगे थे, क्योंकि ना वो राजमहल था, राजमहल को म्यूज़ियम बना दिया गया और राजा ज्ञानेंद्र जो थे वो अब शहर के एक बाहरी इलाका नागार्जुन की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर हेमंताबास नाम का एक फार्म हाउस है जहाँ पर वो रह रहे थे और वापस से सब कुछ लोगों की पसंद से जो है वो नेपाल में होने लगा था, अपने पसंद का नेता चुनना और उनसे अपनी मांगों को रखना। लेकिन इस बदलाव, जिस बदलाव के लिए नेपाल के लोगों ने आंदोलन किया, राजशाही को ख़त्म कर दिया, जब सरकारें आई तो उन्होंने ये महसूस किया कि ये सरकारें भी उनके हित में काम नहीं कर रही है, वो अपना फ़ायदा देख रही है, अपने परिवार का फ़ायदा देख रही है, जनता के हित के लिए कुछ भी फैसले नहीं लिए जा रहे, कुछ भी ऐसा काम नहीं किया जा रहा जिस उम्मीद से लोगों ने लोकतंत्र को अपने देश में लाने के लिए आंदोलन किया था। धीरे धीरे अब लोगों का जो
मन है वो इस लोकतंत्र से भी हटने लगा। कई आंदोलन हुए, कई बार इस तरह के प्रोटेस्ट हुए, कई सरकारें गिरी, कई बार तख्ता पलट हुआ, 13 बार, ये 13वीं बार नेपाल की सरकार गिरी है बीते कुछ ही वर्षों में। और अब फिर से ये मांग उठाई जा रही है कि वापस से नेपाल में राजशाही आनी चाहिए, यानी कि जो राजा महाराजाओं वाला दौर था वो आना चाहिए, सारे फैसले जो है वहाँ के राजा लेंगे। और ऐसे में जो राजा ज्ञानेंद्र थे, जो 2008 में उन्हें जाना पड़ा था अपनी गद्दी छोड़कर, अपना राजमहल छोड़कर, अब उन्हें भी एक मौका दिख रहा है, वो भी एक मौके की तलाश में है। इसीलिए हाल ही में जब वो वापस काठमांडू आए थे, पोखरण भी आए थे, तो उन्होंने बहुत सारे मंदिर वहाँ गए, पूजा पाठ की, लोगों से मिले, लोगों से उन्होंने इंटरेक्शन किया, क्योंकि उनको भी अब एक अवसर दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से लोकतंत्र से लोगों का विश्वास उठ गया है, राजशाही की मांग लोग कर रहे हैं, और राजा के परिवार के वो इकलौते ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने उससे पहले उस हुकूमत को चलाया था। इसीलिए अब लोग ये चाह रहे हैं कि वापस से राजशाही आए, और ऐसे में राजा ज्ञानेंद्र वापस अपने राजा की गद्दी जो है वो लेना चाह रहे हैं। अब राजा ज्ञानेंद्र तो पोखरण से काठमांडू आए, 1 दर्जन से ज़्यादा मंदिरों के उन्होंने दर्शन किए, और राजशाही की मांग के बीच अब वो अपने अवसर की तलाश में हैं और लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच लोगों का सवाल ये भी है कि वो पूरा राज परिवार अब कहाँ है, क्योंकि राजशाही तो खत्म हो गया, लेकिन ये परिवार नेपाल में होना चाहिए, उनकी फिर भी एक जिम्मेदारी है। लेकिन आपको बताते हैं कि सारा परिवार अब कहाँ रहता है। राजा ज्ञानेंद्र तो पोखरण में रहते थे, फिलहाल काठमांडू आए थे और लोगों से मुलाकात की। राजमाता जो रत्ना है वो पूर्व शाही महल परिसर महेंद्र मंजिल में ही रहती हैं। राज परिवार के जो सबसे यंग जनरेशन है वो नेपाल छोड़कर विदेश में रहने लगे। पूर्व युवराज पारस और राजकुमारी हिमानी की बेटी राजकुमारी कृतिका शाह 2008 में नेपाल छोड़कर अपने पूरे परिवार के साथ सिंगापुर में शिफ्ट हो गई। उनकी बड़ी बहन राजकुमारी पूर्णिमा वो भी 2008 से नेपाल छोड़कर सिंगापुर में ही रह रही है। यानी कि राजशाही परिवार के जो यंग जनरेशन है वो 2008 से, जब से राजशाही खत्म हुई, लोकतंत्र नेपाल में आया, तब से वो लोग नेपाल में नहीं बल्कि विदेश में रह रहे हैं, सिंगापुर में रह रहे हैं। इसके अलावा मार्च में राजशाही समर्थक प्रदर्शनों में भारी भीड़ उमड़ी और राजा वापस लाओ, देश बचाओ, इन सब के नारे जो हैं वो लगने लगे। और ऐसे में अब फिर से ये संभावनाएं दिख रही हैं कि एक बार फिर से 17 सालों का ही महज ये लोकतंत्र नेपाल में रहेगा और वापस से राजशाही की मांग जो जनता कर रही है, क्या वो वापस आएगा, ये बड़ा सवाल है। तो ये वाला जो दौर है जहाँ जेनजीज जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि ये सरकार जो सिर्फ अपने हित के लिए काम कर रही थी, क्योंकि जिस तरह का वीडियो वायरल हुआ था कि जो राजनेता हैं उनके परिवार के लोग, उनके बच्चे विदेश में रह रहे हैं, महंगे बैग, महंगी घड़ी, महंगे जूते और एक लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, लेकिन नेपाल के जो आम जनता है वो परेशान है, बेहाल है, बदहाल है, गरीबी, भुखमरी और बेरोज़गारी से जूझ रही है। ऐसे में जो यंग जनरेशन है उनका गुस्सा फूट पड़ा, और यही वजह है कि इस बार जो प्रोटेस्ट हुआ, इस बार जो तख्ता पलट हुआ, वो अपने हित के लिए लड़ना चाह रहे थे। हालांकि तरीका थोड़ा गलत था, इस तरीके से तख्ता पलट करके या लोगों की जान लेकर हिंसा करके और एक बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में बहुत ज़्यादा नुकसान जो है मॉनेटरी टर्म में भी, फाइनेंशियली भी नेपाल का हुआ है। लेकिन ये गुस्सा था यंग जनरेशन का, जिन्हें जेनजीज कह रहे हैं। अब ये चाह रहे हैं कि राजशाही वापस लौटे, क्योंकि जिस मकसद से ये लोकतंत्र को लेकर आए थे कि यहाँ के जनता के बारे में, यहाँ की गरीबी के बारे में, बेरोज़गारी के बारे में, लोकतंत्र में वो अपने नेता को चुनेंगे, वो उनके लिए सारे फैसले लेंगे, वो उस तरीके से नहीं हो पाया। इसीलिए क्या नेपाल में फिर से राजशाही लौटेगी, और जो राजाओं का जो परिवार जो बाहर शिफ्ट हो गया, क्या वो वापस से इस दौर को लाने के लिए वो भी शिफ्ट होंगे, क्या वो इसमें सहयोग करेंगे, ये देखना होगा। क्योंकि सिर्फ 17 साल और 12 सरकारें अगर बदल गई हैं तो लोकतंत्र वो नहीं दे पा रहा है नेपाल को जो राजशाही देता था। इसीलिए राजशाही की एंट्री की मांग अब ये यंग जनरेशन कर रही है। 239 साल राजशाही थी और अब फिर से क्या नेपाल में राजशाही होगी, क्या वापस से नेपाल में राजा सारे फैसले लेंगे, ये देखने वाली बात होगी।